एक मतलब फिर और सिंध हुकूमत को इस बात में मुबारकबाद देना चाहता हूँ कि 15 जनवरी को जो बल्दियाती इलेक्शन हुए सुबह सिंध में, कराची और हैदराबाद डिवीजन में, इससे ज्यादा पीसफुल इलेक्शन मैंने अपनी जिंदगी में नहीं देखे। शायद ये वाहिद इलेक्शन थे कि तमाम के तमाम जिलों में अल्लाह का शुक्र है कि कोई एक सिंगल गोली नहीं चली गई। हाथापाई के छोटे मोटे वाकया जरूर हुए, टकरारें जरूर हुई कुछ जगहों पे, लेकिन कोई ऐसा वाकया नहीं हुआ खुदा न खास्ता जिसमें किसी की जान गई हो या किसी को कोई जख्मी हो। इस हवाले से, इस लिहाज से इलेक्शन बड़े अच्छे माहौल में हुए। इलेक्शन के बाद जाहिर है कुछ जमातें हैं जो हार रही थी, उन्होंने इल्जाम लगाए। हम उस पर भी नाराज नहीं हैं, उनका हक है वो इल्जाम लगाएं और जो कानूनी रास्ते हैं उसको वो इख्तियार करें। लेकिन आज मैं आपके सामने जो गुजारिशात ला रहा हूं उससे मैं आपके जरिए इलेक्शन कमीशन की तवज्जो जरा ज्यादा लेके जाना चाहता हूं कि इलेक्शन कमीशन इस बात का पाबंद है कि इंतखाबात कानून के मुताबिक कराए और फिर कानून के मुताबिक लोगों की शिकायत जो है उनको सुने और उनके फैसले करें। मेरा ये ख्याल है कि जितने हमारे मौजूद मेंबर्स हैं इलेक्शन कमीशन में वो बहुत लायक होंगे, फायद होंगे, काबिल होंगे, लेकिन प्रैक्टिकली जितने इलेक्शन हमने लड़े शायद उन्होंने उसका तस्वर नहीं किया होगा। कानून में जो लिखा है थोड़ा सा वो ब्रीफली बता दूं कि तरीकेकार क्या होता है कि ये सारा दिन तो लोग वोट डालते हैं, शाम को मुख्तलिफ जो पोलिंग स्टेशन होती हैं उस पर प्रिजाइडिंग अफसर होता है। वो प्रिजाइडिंग अफसर जो है वो उस पोलिंग स्टेशन का जो नतीजा है वो तैयार करता है, रिजल्ट बनाता है और उस रिजल्ट की कॉपियां तमाम उम्मीदवारों के पोलिंग एजेंट को भी देता है, जो मौजूद होते हैं उनको देता है। और उसके बाद जो रिटर्निंग अफसर होता है उस हल्के का, उस रिटर्निंग अफसर के पास वो नताइज भेज दिए जाते हैं और उस रिटर्निंग अफसर के पास ये इख्तियार होता है कि अगर कोई उम्मीदवार ये महसूस करे कि उस हल्के का जो नतीजा है वो दुरुस्त नहीं है और उसका कोई उस पर एतराज हो तो वो दोबारा गिनती का ऑर्डर दे सकता है। ये सिर्फ उस रिटर्निंग अफसर के पास इख्तियार हो, किसी के पास नहीं है। इलेक्शन के बाद वो चाहे तो इजाजत दे, वो चाहे तो इजाजत ना दे। अगर वो इजाजत नहीं देता तो उम्मीदवार के पास एक रास्ता होता है और वो ये होता है कि वो रिटर्निंग अफसर के उस फैसले के खिलाफ कि उसने दोबारा गिनती का हुक्म नहीं जारी किया, वो इलेक्शन कमीशन से रुजू करता है और इलेक्शन कमीशन जो है आरओ को कह सकता है कि तुम ये दोबारा गिनती करो, लेकिन उसमें एक शर्त है, अगर तो रिटर्निंग अफसर ने कंसोलिडेशन कर ली है तो फिर इलेक्शन कमीशन भी उसको नहीं कह सकता कि आप इसकी गिनती करो, नहीं कह सकता। उसके बाद जो अगला मरहला होता है वो इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स होते हैं जिसके पास जो शिकायत होती है शिकायत लेके जाते हैं लोग। ये एक आम सा सीधा सा तरीका है। एक और सेक्शन है, सेक्शन 15, ये जो हमारा इलेक्शन एक्ट है जिसके तहत पूरे मुल्क में इंतखाबात होते हैं। इलेक्शन एक्ट का सेक्शन 15 ये कहता है, कंप्लेंट्स शिकायत के लिए बातें करता है ये, और ये कहता है कि एनी पर्सन, कोई भी आदमी, मतलब कोई भी आदमी इस मुल्क का कोई भी शख्स किसी भी फैसले से, किसी भी इकदाम से जो किसी सियासी पार्टी का हो, किसी कैंडिडेट का हो, जो इलेक्शन के कोड ऑफ कंडक्ट को वायलेट करता हो, उसके खिलाफ वो इलेक्शन कमीशन को 15 दिन के अंदर अंदर शिकायत कर सकते हैं। अब ये ध्यान में रखें, ये सिर्फ कह रहा है कोड ऑफ कंडक्ट, कि जो कोड ऑफ कंडक्ट है इलेक्शन कमीशन का, उसकी खिलाफ वर्जी के मुतल्लिक जितनी शिकायत हैं वो कोई भी शख्स कर सकता है। मतलब आप भी कर सकते हैं, आप भी कर सकते हैं, कोई भी कर सकता है कि ये जो ज़ाब्ता अखलाक है उसकी वायलेशन पीपल्स पार्टी ने की है या फलां कैंडिडेट ने की है या फलां जमात ने की, वो कर सकता है, ये उसका हक इख्तियार है।
और इलेक्शन कमीशन उस पर कानून के मुताबिक जो है वो कार्रवाई करता है। ये बात बताने की वजह है, ये ज़हन में रखिएगा कि ये हर आदमी को जो इख्तियार है ये ज़ाब्ता अखलाक तक महदूद है। अच्छा, फिर एक इसी इलेक्शन एक्ट का सेक्शन है 139, वो ये कहता है इलेक्शन पिटीशंस के बारे से, वो ये कहता है कि नो इलेक्शंस शैल बी कॉल्ड इन क्वेश्चन एक्सेप्ट बाय एन इलेक्शन पिटीशन बाय ए कैंडिडेट फॉर दैट इलेक्शन। इसका मतलब ये है कि कोई भी इंतखाब अगर हो जाए, उस पर अगर किसी शख्स को एतराज है कि ये गलत हुआ है, तो उसके पास सिर्फ एक रास्ता है कि वो इलेक्शन पिटीशन के जरिए उसको चैलेंज कर सकता है। और इसमें एक और पाबंदी है कि सिर्फ वो चैलेंज कर सकता है जो कैंडिडेट हो। कैंडिडेट के अलावा उसके चाचे को, उसके मामे को, उसके ताए को, उसके बेटे को, उसके भाई को, उसकी बीवी को कोई इख्तियार नहीं है कि वो जाके चैलेंज करे कि मेरा भाई इलेक्शन लड़ा था, उसके दादी हो गई। जो कैंडिडेट होगा वो इलेक्शन पिटीशन फाइल करके कह सकता है कि मेरे साथ गलती हुई है, मेरे साथ ज्यादती हुई है, सिर्फ ये कह सकता है। अब हुआ क्या? अच्छा, ये जो सेक्शन 139 है ना इसका इलेक्शन एक्ट का, बिल्कुल मनोन ये सिर्फ लोकल गवर्नमेंट का कानून है जिसके तहत इंतखाबात हुए हैं। उसका भी सेक्शन 46 जो है वो भी ये कहता है, सब्जेक्ट टू दिस एक्ट एन इलेक्शन टू एन ऑफिस ऑफ अ काउंसिल शैल नॉट बी कॉल्ड इन क्वेश्चन एक्सेप्ट बाय एन इलेक्शन पिटीशन। इलेक्शन पिटीशन के अलावा कोई रास्ता नहीं है कि वो इलेक्शन चैलेंज करे। ठीक है, ये इसमें आ गया। और अगर आप आइन पढ़ेंगे तो आइन का जो आर्टिकल 225 है वो भी ये कहता है। अब इसका मतलब यह है कि आइन कहता है आपका जो इलेक्शन एक्ट है वो कहता है, और आपका जो लोकल गवर्नमेंट का कानून है वो कहता है कि ये एक ही रास्ता है कि चेक कर सकते हैं। अब हुआ क्या है, इलेक्शन कमीशन को एक ये खत है जो जमात इस्लामी के कराची के नायब अमीर लिखते हैं, और उसमें उनको कहते हैं कि जी 6 जो है वो यूनियन कमेटीज ऐसी हैं जिनके नताइज जो है वो दुरुस्त नहीं रिकॉर्ड किए गए, और एतराज उनका ये है कि हमारे पास जो फॉर्म 11 है, मतलब जो हमारे एजेंट को नतीजा दिया गया है वो, और जो रिटर्निंग अफसर ने रिजल्ट अनाउंस किया है उसमें फर्क है। मतलब वो हमारे पास कुछ और है, जो रिजल्ट आया वो कुछ और है। अब पहली बात तो यह है, बहुत ही अदब के साथ मैं इलेक्शन कमीशन से गुजारिश करूंगा कि क्या ये जो दरखास्त है किसी कैंडिडेट की है? किसी एक भी कैंडिडेट ने ये दरखास्त नहीं दी है, किसी एक भी। जिन 6 यूसीज का जिक्र किया जा रहा है उन 6 यूसीज में से किसी एक उम्मीदवार ने ये दरखास्त नहीं दी है। एक आदमी है जो गैर मुतल्लिका है इस केस में, जो उम्मीदवार नहीं है, जमात इस्लामी के अहदेदार हैं, लेकिन उन्होंने 6 मुख्तलिफ, बल्कि 12 हो जाएंगे, 6 चेयरमैन 6 वाइस चेयरमैन, उनके बिहाफ पे कह लें, ये भी नहीं कहा कि उन्होंने मुझे अथराइज किया कुछ कहा, उन्होंने लिखा कि इन यूसीज में ये हुई है गड़बड़। इलेक्शन कमीशन ने, हमारे पास तो नहीं, अल्लाह मुझे भी पता किया हो, कोई तहरीरी ऑर्डर जारी नहीं किया, कोई तहरीरी ऑर्डर जारी नहीं हुआ, कोई एक भी। ये प्रेस रिलीज है जो हमने देखी, जो व्हाट्सएप है, ये प्रेस रिलीज है जो व्हाट्सएप है, और इसमें यह कहा गया कि जमात इस्लामी की दरखास्त पर इलेक्शन कमीशन ने इन 6 यूसीज का जो केस है उसकी समाअत 23 तारीख को रखी है, फिर वो 25 को हुई, 23 को नहीं। और इंटरेस्टिंगली इन्हीं 6, बल्कि शायद कुछ यूसीज में कोई रिकाउंटिंग की भी थी, बहरहाल उस पर बाद में आता हूं। ये उन्होंने 6 यूसीज की जो हेयरिंग थी, पहले 23 की डेट थी, फिर उन्होंने 25 को दी। कोई रिटन ऑर्डर नहीं है। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि जब आरओ के पास नतीजा जाता है तो कानून ये कहता है कि आरओ जितनी जल्दी मुमकिन हो सके उस रिजल्ट की कंसोलिडेशन करेगा। ये कानून की तरफ से पाबंदी है रिटर्निंग अफसर के ऊपर कि तुम जल्द अज जल्द उस नतीजे को कंसोलिडेट करोगे। अब इलेक्शन कमीशन ने बगैर किसी तहरीरी हुक्मनामे के वर्बली तौर पर, जबानी तौर पर ये एक ऑर्डर जारी कर दिया कि इसकी कोई कंसोलिडेशन, इसको रोक दे, जो जाए वहां रोक देगा।
इस किस्म के किसी हुक्म की, किसी फैसले की कानून की नजर में कोई हैसियत नहीं होती है। कोई मुझे बता दे, अनरिटन सुप्रीम कोर्ट का भी जज अगर जुबानी कह दे ना ये करो, उसकी कोई हैसियत नहीं। उसको तहरीरी ऑर्डर जारी करना होता है। इस केस में गालिबन 18 तारीख की प्रेस रिलीज है। हमने बड़ी कोशिश की कहीं से कोई हमें तहरीरी ऑर्डर 18 तारीख का मिल जाए, लेकिन कोई एक भी ऑर्डर हमें तहरीरी तौर पर इसका नहीं मिला। हमारे तमाम कैंडिडेट्स, हमारे वकील 25 तारीख को इलेक्शन कमीशन के सामने पेश हुए और उनसे ये गुजारिश की कि जनाब, कानून के मुताबिक आपको ये केस सुनने का हक और इख्तियार नहीं है, इसलिए कि जब ये कोई तनाज़ा पैदा हो गया इलेक्शन में, इलेक्शन के नतीजे पे, तो उसका एक ही रास्ता है कि ये इलेक्शन ट्रिब्यूनल में जाए। और आपके इल्म है कि परसों गालिबन या 2 दिन पहले इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स भी बना दिए गए। इलेक्शन कमीशन ही बनाए, उन्होंने खुद बनाए। अब इसमें ये जो दरखास्त है जो गैर मुतल्लिका जमात इस्लामी के ओहदेदार ने दी है, इसमें आखिर में एक लाइन पढ़ देता हूं। ये क्या कह रहे हैं, चाहते क्या हैं, जो इल्जाम है वो अपनी जगह, चाहते क्या हैं। ये कहते हैं कि गुजारिश करूंगा कि रिकाउंटिंग में ईसीपी का फर्द जरूर शामिल हो, तो ईसीपी को सब मामला सामने आ जाएंगे और पोस्ट पोल धांधली रुक सकती है। मतलब ये कह ही रहा है इलेक्शन कमीशन को कि इन 6 हलकों की आप रिकाउंटिंग करा दें और इलेक्शन कमीशन का बंदा बिठा के करा दें। हमारे वकील ने कल इलेक्शन कमीशन के सामने, परसों जो 25 तारीख थी, ये कहा कि हमें इनकी जो प्रेयर है, जो इस्तदा है, उस पर कोई एतराज नहीं, अब मान लीजिए, केस खत्म हो जाता है। जो शख्स केस करता है या दरखास्त देता है, अगर उसकी इस्तदा है कि जी मुझे ये चाहिए और सामने वाला कहता है जी हमें एतराज नहीं है, तो बात ही खत्म हो गई ना भाई, कर दें आप, अब रिकाउंटिंग कर दें, इलेक्शन कमीशन का बंदा बिठा के कर दें, ताकि इनको तसल्ली हो जाए कि ये ठीक है कि नहीं है। उसके बाद भी तारीख दे दी गई। कल तकरीबन 50 आदमी गए थे इलेक्शन में, तकरीबन 50 के करीब बनते हैं, वकील हैं, कैंडिडेट हैं, आरओ हैं, डीआरओ हैं, सबको बुलाया गया था। और एक आदमी के ऊपर कम से कम 1 लाख रुपए का खर्चा आता है। टिकट भी लेना है, वहां रहना भी है, टैक्सी में भी जाना है। अगर आप ये लगाए तो 50 लाख रुपए की गारंटी है, और अगली तारीख को फिर 50 लाख का खर्चा होगा उन्हीं लोगों का जो बेचारे जाएंगे। एक चीज जो गलत तरीके से टेकअप की गई, कर ली गई, लेकिन अगर उसमें गलतियां भी हैं, मैं चले मान लेता हूं कि जमात इस्लामी जो कह रही है वो सारा ठीक है, अगर मैं ये भी कह दूं कि वो सारा ठीक है, तो भाई उसको आप कानून के मुताबिक, कानून के तहत, कानूनी तरीके से करेंगे ना। आप गैर कानूनी तरीके से नहीं कर सकते उसको। आपने इन 6 हलकों में जो जीतने वाले उम्मीदवार थे उनको सुने बगैर, आरओ को सुने बगैर आपने सारा अमल जो है वो रुकवा दिया और गैर कानूनी तौर पर रुकवाया, सिर्फ इसलिए कि जमात इस्लामी शोर ज्यादा मचा रही थी। हम नहीं कर रहे थे शोर। और ये मैं आपको बता दूं, हमने अपने तमाम उम्मीदवारों को यह कह दिया है कि जिन जिन के पास इस किस्म की शिकायत है और हैं, वो ट्रिब्यूनल ना जाए, इलेक्शन कमीशन जाए। जब उनके एक सादे कागज की दरखास्त पर 6 यूसीओ के नतीजे रोके जा सकते हैं, तो जमात इस्लामी के खिलाफ अगर हमारी 10 दरखास्तें होंगी तो कैसे उनके नतीजे नहीं रुकेंगे? उनके भी रोकें। इक्वल ट्रीटमेंट होना चाहिए ना भाई। अगर आप गैर कानूनी तरीके से एक केस को टेकअप करके जमात इस्लामी को फेवर कर रहे हैं, तो उसी किस्म का केस अगर पीपल्स पार्टी का आएगा या पीटीआई का आएगा, तो आप कैसे टेकअप नहीं करेंगे? आपको टेकअप करना पड़ेगा और आपको उनके भी यूसीओ के नतीजे रोकने पड़ेंगे। फिर एक और तरह में पता चला, हमने बड़ी कोशिश की, कोई रिटर्न चीज मिल जाए, कुछ नहीं मिली इसकी भी। टीवी चैनल्स पर यह पता चला कि कल 3 और यूनियन कमेटीज हैं जिनके नतीजे रोक दिए गए। उनमें एक यूसी गुलशन ने बाय टाउन की है,
और 2 यूसी सफूरा टाउन की, नहीं सॉरी, एक चनेसर टाउन की है, 2 सफूरा की, गुलशन की उसमें शामिल है, एक चनेसर टाउन की, 2 सफूरा टाउन की। अच्छा, इन यूसीज का केस बड़ा दिलचस्प है। ये वो यूसीज हैं जो अब इसमें तो इल्जाम लगा रहे थे आरोस के ऊपर, नहीं, ये जो पूरी दरखास्त है इसमें इलेक्शन कमीशन का जो एतराज था वो आरोस के ऊपर था कि नतीजे बदल रहे हैं, इल्जाम ये था। ये जो 3 यूसीज जिसका मैं जिक्र कर रहा हूं, आरोस ने ये जमात इस्लामी को जितवा दी। जमात इस्लामी आरओ के नतीजे के मुताबिक जीत गई तीनों यूसियां, लेकिन चूंकि मार्जिन कम था तो तीनों जगहों पे जो उम्मीदवार थे उन्होंने दरखास्त दी कि रिकाउंट करें। आरओ का ये इख्तियार है कि वो रिकाउंट करवाए या ना करवाए। आरओ ने तीनों आरओ से उन्होंने रिकाउंटिंग की दरखास्त कबूल कर ली। कबूल करने के बाद जितने उम्मीदवार इलेक्शन में हिस्सा ले रहे थे बशमूल जमात इस्लामी के, उनको नोटिस किए कि जनाब फलां तारीख को इतने बजे आपके हल्के के बैलेट बॉक्सेस की जो है ना बैलेट पेपर्स की रिकाउंटिंग होनी है। वो पहुंचे, जमात इस्लामी के लोग पहुंचे और काउंटिंग का अमल शुरू हुआ। और जब उन्होंने देखा कि रिकाउंटिंग में वो हार रहे हैं तो अब्दुल रशीद उनके जो एमपी हैं, ये देखो आप लोग तो क्या हो गई, वो बहुत सारे लोगों के साथ वहां पहुंच गए, हंगामारी शुरू कर दी उन्होंने कि रुकवाने किसी तरह से नहीं। ये मैं आपको बता रहा हूं चनेसर टाउन की उसमें हंगामा किया जाएगा उन्होंने। फिर सफूरा की हुई तो आपको पता है खातून आ रही थी, उसकी गाड़ी पे हमला कर दिया, उसको तशद्दुद का निशाना बनाया, धमकियां दी। इसी तरह एक वो तीसरा वाला था, उसके साथ भी ये किया उन्होंने। अब ये इलेक्शन कमीशन को ये सोचना चाहिए कि जब ये जो 6 यूसियां थी उसका केस अलग था, ये जो कल वाली 3 यूसियां हैं भाई, इसमें अगर जमात इस्लामी का ये एतराज था कि जो फॉर्म 11 हमारे पास है उसमें हम जीते हुए हैं, लेकिन जो रिजल्ट दिया आरओ ने वो गलत दिया, उसमें हारे हुए, तो बात थी। यहां तो यह था कि आरओ ने भी जमात इस्लामी को जितवाया था और रिकाउंटिंग हुई। जब रिकाउंटिंग हो जाती है और बस्ते खुल जाते हैं और बैलेट पेपर सबके सामने रखे जाते हैं, तो फिर वो जो पहला आपको फॉर्म 11 मिला होता है उसकी हैसियत जो खत्म हो जाता है, इसलिए कि आपकी मौजूदगी में तमाम वोटों की दोबारा गिनती हो रही है। और उस दोबारा गिनती के अमल में इन 3 सीटों में से पीटीआई ने 1 जीती और पीपल्स पार्टी ने 2 जीती। अब अगर कोई शख्स इलेक्शन कमीशन के बाद दरखास्त लेके चला जाए सादे कागज पे कि जनाब ये 3 भी है, उन्होंने कहा 3 तो इसमें डाल दो, नोटो के रोक दो, यार कैसे ना होगा भाई, कोई कानून है नहीं है, कोई ज़ाब्ता है नहीं है, मतलब किसी की ख्वाहिश पे चलना है, फरमाइश पे चलना है तो अलग बात है। लेकिन मैं ये समझता हूं कि इलेक्शन कमीशन बहुत बेहतर अंदाज में अपना काम कर रहा है, लेकिन इस किस्म की चीजें जमात इस्लामी के दबाव में उनकी फरमाइश पे करके एक अच्छे इलेक्शन को मुतनाज़ ना बनाए। कानून के मुताबिक बिल्कुल इलेक्शन कमीशन का फर्ज है कि वो सबको सुने और कानून के मुताबिक इंसाफ करे। अगर पीपल्स पार्टी के साथ ज्यादती हुई है उसका अज़ाला होना चाहिए, अगर जमात इस्लामी के साथ ज्यादती हुई है उसका अज़ाला होना चाहिए, अगर पीटीआई के साथ ज्यादती हुई है उसका अज़ाला होना चाहिए। हम नहीं इस पर शोर मचाएंगे। एक तरफ वो कहते हैं कि जी आरओ जो है वो रिजल्ट चेंज करते हैं, हरा देते हैं, एक तरफ आरओ ने जितवा दिया, रिकाउंटिंग में हार गए, उस पर भी कहता है ये भी कबूल नहीं। मेरा ये ख्याल है कि मैं गुजारिश करूंगा इलेक्शन कमीशन से, चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब से, कि आप जो है वो मुझसे ज्यादा कानून को समझते हैं और अपनी जिम्मेदारियों को समझते हैं। मुझे उम्मीद है कि इलेक्शन कमीशन अपने इख्तियारात के मुताबिक इन चीजों को टेकअप करेगा और अगर उन्होंने इसी तरह चलाना है बिस्मिल्लाह, हमें कोई एतराज नहीं। फिर जो दरखास्तें हमारी आएंगी और आएंगी इंशाअल्लाह ताला, भेज रहे हैं कल से, हम अपनी दरखास्तें भेज रहे हैं, वो आएंगी और हमारी इस्तदा भी होगी कि इन यूसीस में जो लोग जीते हैं उनका नोटिफिकेशन रोका जाए। जिस तरह एक गैर मुतल्लिका आदमी के दरखास्त पर हमारी जीती हुई यूसीओं का नोटिफिकेशन रोका गया है, उसी तरह हमारी दरखास्तें जो गैर मुतल्लिका लोग नहीं देंगे, हमारी दरखास्त उम्मीदवार देगा।
जो उम्मीदवार वहां से लड़ा इलेक्शन, जिस उम्मीदवार को हरवाया गया है, जो हारा है, वो अपनी दरखास्त देगा। हम इलेक्शन कमीशन को इतनी आलमारी नहीं डालेंगे, हम इतनी आलमारी डालेंगे कि भाई उम्मीदवार ने खुद दरखास्त दी है, लेकिन नोटिफिकेशन फिर उन यूसीज का भी रुकना चाहिए जहां जहां पर तनाज़ात हैं। ये मैं समझता हूं कि बहुत ही बदनसीबी की बात है कि अच्छे भले इलेक्शन को जो है वो बिला वजह, बिला जवाज, दबाव में आकर या किसी की फरमाइश पर मुतनाज़ा बनाने की कोशिश हो रही है। और ये भी मैं बता दूं, इसमें जमात साहब ने ये भी लिखा कि जी चूंकि ये आरोप सारे सिंध हुकूमत के मुलाजिम थे, तो उन्होंने ये सारे हुकूमत के कहने पर कर रहे हैं। हिजरत कॉलोनी की यूसी हमको 90 वोटों से हारे। जो रिटर्निंग अफसर साहब हैं, असिस्टेंट कमिश्नर हैं, कानून के मुताबिक इलेक्शन का रिजल्ट जैसे ही आया फौरन दरखास्त दी कि रिकाउंट कराएं। उस असिस्टेंट कमिश्नर ने वो दरखास्त हमारी मुस्तरद कर दी। असिस्टेंट कमिश्नर है, सिंध हुकूमत का मुलाजिम है बकौल जमात इस्लामी के, और बकौल इनके सवाल कहने पे चल रहे हैं। उसने मुस्तरद कर दी, मलीर ने मुस्तरद कर दी, और वो भी असिस्टेंट कमिश्नर थे। अगर कहीं पर आपके साथ ज्यादती होती है तो आप कहते हैं ये सिंध हुकूमत के मुलाजिम है, और भाई हमारे साथ ज्यादती हो रही है, हम क्या कहें कि किसके मुलाजिम है ये? तो मेरा ये ख्याल है कि इलेक्शन कमीशन को भी एक तरफा मौक़िफ़ सुनने के बाद कि एक आदमी आया, उसने कहा ये हो गया, ये हो गया, कयामत आ गई, और उन्हें समझ लिया कि कयामत आ गई है। लेकिन ये कल 3 यूसीओ का नतीजा रोका है, ये तो बहुत ही अफसोसनाक है। भाई इनके सामने रिकाउंटिंग हुई है और उस रिकाउंटिंग में ये हारे हैं। अब उन्होंने रास्ता देख लिया इलेक्शन कमीशन का कि जाओ जाके वहां पे इस्तदा करो, जो को मान लेते हैं वो खड़े जाने जाएंगे। और मुझे तो डर है कि ये कल फिर जाके खड़े जाएंगे, 3 और नहीं चले जाएंगे, ये भी रोको, परसों और जाएंगे, ये भी रोको। तो ये जो तासुर दिया जा रहा है या पैदा हो रहा है कि जमात इस्लामी का आदमी जो जाके कहेगा नौज बिल्ला वो बस शरीफा है, आसमानी है, वो बस वो सही कह रहा होगा, उसकी बात पे कर लो अमल, और बाकी जो कह रहा है सब कुछ वो गलत है। तो मेरी गुजारिश है कि इलेक्शन कमीशन ने जो ये गैर कानूनी तौर पर जो नताइज रोके हैं, पहले 6 यूसीज के, बाद में 3 यूसीज के, ये फौरी तौर पर जारी करें और कानून के मुताबिक जो इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स बने हैं उसमें जाएं। हमने अपने तमाम लोगों को जिन्होंने ये दरखास्तें दी थी और उन्होंने मुस्तरद कर दी, इलेक्शन ट्रिब्यूनल बन गए, उन्होंने कहा कि अब इलेक्शन कमीशन का इख्तियार नहीं है, अब आपको ट्रिब्यूनल में जाना पड़ेगा, क्योंकि कानून ये कहता है। हमने रोका उनको कि ना जाओ, फायदा कोई नहीं। और अभी भी मैं बताऊं कि जैसे ही आरोज ने रिकाउंटिंग की दरखास्तें मुस्तरद की थी हमारे कुछ लोगों की, उन्होंने उसी दिन इलेक्शन कमीशन को भेजी, कोरियर भी की है, कोई बंदा खुद जाकर देकर आया है, उस पर कोई सुनवाई नहीं अभी तक, उन तो कोई सुनवाई नहीं है, और इस पर फौरी तौर पर सुनवाई हो रही है। जी एक मिनट यार पहले इसका करता हूँ। ये बता दें कि इलेक्शन कमीशन के हवाले से जो पीटीआई है वो हमेशा इल्जाम लगाता रहा कि ये बीटी में और फिर मुंशी का भी लकब उनको दे दिया गया है, मतलब उसको मुसलसल मुतनाज़ा बनाते जा रहे हैं। लेकिन अब बल्दियाती इंतखाबात के बाद अब इत्यादी जमातें भी खासतौर पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को तनकीद का निशाना बना रही है। अब ये सवाल पैदा हो चुका है कि इसमें इस्तेदाद इतनी नहीं है कि वो आने वाले जो इंतखाबात हैं, खासतौर पर 16 मार्च को भी एक इंतखाबात होने जा रहे हैं कराची में, जिसमें 9 सीटें हैं कौमी की, इसमें ये भी शामिल हैं। तो क्या देख रहे हैं, क्या वाकई ये इसमें ये इस्तेदाद है, की काबिलियत है कि वाकई चाहते हैं इंतखाबात कराएं? देखिए पहली बात ये है कि मैं वो बिल्कुल नहीं कह रहा कि जो पीटीआई कह रही है वो जमातें कह रही हैं। मैंने तो बड़ी सीधी सी गुजारिश की है कि आइन, इलेक्शन एक्ट और सिर्फ लोकल गवर्नमेंट एक्ट जो कहता है उसके मुताबिक आप अमल कीजिए, हमें कोई एतराज नहीं है। अगर हमारी 60 सीटें भी चली जाए उसमें हमें कोई एतराज नहीं है। लेकिन गुजारिश सिर्फ इतनी है कि जो भी कुछ करना है वो कानून के मुताबिक किया जाए। और मैंने आपको कानून पढ़ के बताया, कोई शख्स जो कैंडिडेट ना हो वो इलेक्शन के मुतालिक डिस्प्यूट को रेज नहीं कर सकता। कैंडिडेट कह नहीं रहा है, कोई और आके कह रहा है कि ये हुआ। अगर वो कह भी रहा है तो भाई आप उसको रास्ता दिखाएं कि जनाब ये आपका इख्तियार नहीं, कैंडिडेट को भेजो, कैंडिडेट आ जाए, उसको बताएं कि भाई तुम यहाँ नहीं आ सकते, तुम यहाँ चले जाओ, रास्ते तो मौजूद है ना।
लेकिन जो सही तरह है उसको हम देंगे। लेकिन मैं इस बात से इत्तेफाक नहीं करता कि इलेक्शन कमीशन के अंदर कैपेसिटी नहीं है, कुछ नहीं, वो अपनी मजमूई तौर पर उनकी कारकर्दगी ठीक है, लेकिन अगर कहीं कहीं कोई खामियां हैं, गलतियां, तो उसको सही भाई ये बताएं कि आपके पास अब रास्ता क्या है? एक रास्ता ये है कि आप जमायत इस्लामी और पीटीआई की तरह इलेक्शन कमीशन के सामने धरना दें और आपका सारा मौकूफ माना जाए। दूसरा रास्ता ये है कि आप इनकी इन खामियों को उसी कानूनी तकाजों में चैलेंज करें और इनको इन्हीं के पिच पर नॉकआउट करें। तीसरा रास्ता ये है कि आप इल्जाम लगाएं। देखें, मैंने जिस तरह अभी आपके सामने बात की, मैंने वो सारी कानून की बात की और हम कानून का रास्ता ही इख्तियार करेंगे। मुझे उम्मीद है चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब बड़े जानीदा समझदार आदमी हैं, उन्हें चीजों का पता है, लेकिन शायद क्योंकि जमात इस्लामी ने जितना मामला किया था शायद उसका कोई असर उन्होंने लिया हो या वो और तरीकों से दबाव डालने की कोशिश कर रहे होंगे। लेकिन इस किस्म के बड़े इदारों को इस तरह के दबाव का शिकार नहीं होना चाहिए और कानून के मुताबिक सही भाई ये बताइए कि एक तो ये कि इलेक्शन कमीशन के मुताबिक तो खान साहब भी बहुत बड़ी बातें करते हैं, तो आज की बातों से लग रहा है कि आप शायद आपको भी एतराज़ात है, आप भी मुतमईन है कि वो ऐसे ही गैर कानूनी काम ज्यादातर करते हैं। दूसरा सर ये जो वाकया हुआ है, ये एनवायरमेंट प्रोटेक्शन अथॉरिटी आपकी कहाँ है, सिंध हुकूमत कहाँ है, इसका जिम्मेदार कौन है? आप ये कुछ ऐड करना है इसको। देखिए, एक तो जो पहला क्वेश्चन आपका था, जो इमरान न्याजी कहता है इलेक्शन कमीशन के मुतालिक, मैं उससे बिल्कुल इत्तेफाक नहीं करता हूँ। वो तो बदतमीजी करते हैं, धमकियां देते हैं। मैंने कोई धमकी नहीं दी, मैं तो कानून की बात कर रहा हूँ। मुझे एहसास हुआ, महसूस हुआ कि पीपल्स पार्टी के जो कैंडिडेट्स उनके साथ ज्यादती हो रही है और मैंने मुनासिब समझा कि मैं आगाह करूँ आपके जरिए कि कानून के मुताबिक करने फैसले वहां से जाती है कि बर्दाश्त करने के, लेकिन कानून को एक तरफ रख के दबाव में या किसी ख्वाहिश पे फैसले जो है वो नहीं होने चाहिए। जो दूसरी हमने बात की केवाड़ी में, वहां जो फैक्ट्री सील की गई हैं, अव्वल तो वो गैर कानूनी तौर पर काम कर रही थी और लेबर डिपार्टमेंट का जो आपको बता दूं कि हमारे दायरे में फैक्ट्रीज उसद आती हैं, वो हमारे पास अपनी रजिस्ट्रेशन कराती है, तो हमें पता चलता है कि ये रजिस्टर्ड हो गई, यहाँ पर है, उसकी भी रिक्वायरमेंट्स होती है। अगर कोई गई कोची में कहीं पर कोई एक फैक्ट्री लगा ले, काम करना शुरू कर दे, तो हमें नहीं पता चलेगा काम कर रही है, लेकिन जब तक हमारे पास। दूसरी बात यह है कि ये एक अफसोसनाक वाकया हुआ है, इसमें अभी तक मुख्तलिफ इदारे जो है अपना अपना काम कर रहे हैं, खासतौर पर हेल्थ डिपार्टमेंट बहुत ज्यादा मेहनत कर रहे हैं, वहाँ के ऑफिसर जो हैं कि वो जाके जरा इसकी तह तक पहुंचे कि ये जो हलाकतें हुई हैं उनकी जान जाने का सबब है क्या। जो मेरी अब तक की इत्तलात हैं, जो मुझे मौसूल हुई हैं, कि जो लोग हलाक हुए हैं पिछले कुछ दिनों में, उनकी कोई ऐसा रिकॉर्ड तो उनके पास है नहीं कि सबब क्या था। जो उनके लवाहिकीन कुछ बता रहे हैं कि ये सिम्टम से इस तरह की सूरत पैदा हुई, इस तरह से डेथ हो गई, तो वो हो गया। लेकिन जो लोग अलील हैं, बीमार हैं इस वक्त, जिनके अंदर उसी किस्म के सिम्टम्स हैं, उनके मुख्तलिफ टेस्ट किए गए हैं और उनकी रिपोर्ट्स जो आएंगी, फिर उसकी रिपोर्ट्स के नतीजे में ये बात तय होगी कि जो ये बीमारी थी ये क्या थी और इसके पैदा होने के रीजंस क्या थे। लेकिन फौरी तौर पर वो फैक्ट्री जो है वो सील कर दी गई है, वो बंद कर दी गई है। बाकी जो एनवायरमेंट का महकमा है वो भी वहाँ काम कर रहा है। हेल्थ डिपार्टमेंट ने बाकायदा अपना कैंप लगाया हुआ है, डॉक्टर्स बिठाए हुए हैं, ताकि जो दीगर मुतासिर अगर हैं तो उनको बेहतर जो है वो मेडिकल की सहूलतें फराहम की जा सके। तो मेरा ये ख्याल है कि किसी हतमी नतीजे तक पहुंचने के लिए शायद कुछ दिन अब बहुत दरकार होंगे, जब तक ये सारी मेडिकल रिपोर्ट्स आ जाएं और पता चल सके कि रीजंस क्या थे इन हलाकतों। हलाकतों की जिम्मेदारी लेनी चाहिए सिंध हुकूमत को, जो भी है हलाक हुए, लोग बच्चे मरे हैं। देखिए, मैं कह रहा हूँ ना, अगर तो हुकूमत की नाइली है, सिंध हुकूमत की नाइली है, तो जिम्मेदारी लेनी चाहिए ना। आपने सवाल कर लिया, फैसला नहीं कर। अच्छा सईद भाई, आए रोज इस तरह के वाकयात हो रहे हैं मुख्तलिफ फैक्ट्रीज में, कभी बॉयलर फटने के, कभी जो कवानीन है उस पर अमल दरामद ना होने की वजह से। आपका मेहनत इस हवाले से क्या इक़दाम उठा रहे हैं, क्या होने जा रहा है, और साथ साथ ये भी बताइए जहाँ आप जिन हल्कों को कामयाबी का क्रेडिट ले रहे हैं, जहाँ नाकामी हुई है पीपल्स पार्टी को, सेंट्रल शर्की और दीगर तो वहाँ की भी नाकामी का आप एतराफ़ करेंगे कि वहाँ पर आप सही डिलीवर नहीं कर सके या कुछ और मामला? देखिए, पहला जो आपका सवाल है उसमें मैंने भी बताया कि जो खास तौर पर अगर लेबर डिपार्टमेंट की बात करें
तो हमारे पास जो रजिस्टर्ड फैक्ट्रीज हैं या जो इदारे हैं, हम उन्हीं का इंस्पेक्शन भी करते हैं, लेकिन इंस्पेक्शन भी ज़ाहिर रोजाना तो नहीं हो सकता, हर साल सबका नहीं हो सकता, इसलिए कि खास तौर पे कराची में बहुत बड़ी तादाद है इस किस्म के यूनिट्स की, तो वो हम करते रहते हैं गाय ब गाय इंस्पेक्शन। लेकिन ये जो वाकयात आप जिक्र कर रहे हैं ना, ये मोस्टली इलीगल जो फैक्ट्रीज बना लें, छोटे छोटे यूनिट्स बनाए होते हैं मुख्तलिफ जगहों पे, वहाँ जो वाकयात होते हैं आप उनका जिक्र कर रहे हैं। और मैंने सर अभी कहा कि जो इलीगल यूनिट्स हैं मुख्तलिफ आबादियों में, उसका हमारे पास कोई डेटा नहीं है, ना हमें पता होता है कि कहाँ कहाँ है। उसकी अगर निशानदेही कहीं हो जाती है, कुछ पता चल जाता है, तो हम उस पर कार्रवाई भी कर लेते हैं, बंद भी करा देते हैं। लेकिन जाहिर है कि ये मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स में इन्वॉल्व होते हैं और उन सबको मिलकर इसको ठीक करने की कोशिश करनी चाहिए। जो दूसरा आपका सवाल है, मेरा ये ख्याल है बावजूद कुछ जगहों पे नाकामी के, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का कराची में इस इलेक्शन में जो रिजल्ट है वो काफ़ी इत्मीनान बख्श है, और उस पर हम ये नहीं कह सकते कि हमने कोई बहुत ज़्यादा बुरा नतीजा हासिल किया है। डिस्ट्रिक्ट सेंटर की बात कर रहे हैं, वहाँ हमारी एक्सपेक्टेशंस भी कोई बहुत ज़्यादा नहीं थी। हम जितनी तवक्को कर रहे थे उससे 2-4 सीटें हमने कम ले ली, इसी तरह बोएंगी में। लेकिन मजमूई तौर पर मैं समझता हूँ कि रिजल्ट हमारा ठीक रहा है। हमारी तवक्को से कुछ सीटें हमने कम ली पूरे शहर में, लेकिन ठीक रहा। जो DRO है जिला गर्दी का, उसने जो एक कंसोलिडेटेड रिजल्ट जारी किया, उसमें जो उसने यूसीओ रोकी, वो उन यूसीओ से बहुत मुख्तलिफ है जिनका रिजल्ट इलेक्शन कमीशन ने रोका हुआ है। DRO ने जो रिजल्ट नहीं दिया वो UC1, UC2 और मोहम्मदाबाद की UC8, उसका रिजल्ट रोका। लेकिन इलेक्शन कमीशन ने जिस जो रिजल्ट रोकने की बात की वो UC3 थी, UC7 थी जिला गर्दी की, फिर UC8 थी शायद मंगोपीर की, इसी तरह मोहम्मदाबाद की UC8। तो जो मुझे रिजल्ट मुख्तलिफ अंदाज से, एक बात। दूसरी बात ये एक बड़ी कंफ्यूजन है, लोग बहुत जल्दी के अंदर है कि कल ही मेयर बन जाए। तो पहले 11 सीटों पर इलेक्शन होंगे, कोरम पूरा होगा, या इन 11 सीटों का इंतजार किए बगैर ही मेयर बना दिया जाए? अच्छा कि आपने ये पूछ लिया, ये बड़ा जरूरी सवाल। जो पहली बात आपने की उसमें मुझे नहीं पता कि DRO ने रोके तो क्यों रोके, लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि इसको रोकने की वजह थी। लेकिन जो इलेक्शन कमीशन ने रोके हैं, हम तो ये बात कर रहे हैं, उनका ये इख्तियार नहीं है। जो दूसरी बात आपने की, ये भी बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। आपको याद होगा कि जब भी कौमी असेंबली और सूबाई असेंबली के इलेक्शन होते हैं, उसमें भी मुल्क में कई हल्के जो हैं उस पर इलेक्शन नहीं होते हैं, मुख्तलिफ वजूहात की बिना पर। फिर कुछ लोग होते हैं जो 1 से ज़ायद सीटों पर इलेक्शन जीत जाते हैं, वो भी नशिस्तें अपनी खाली करते हैं। लेकिन जो रिजर्व सीट्स हैं वो एलोकेट कर दी जाती हैं, वो रुकती नहीं। फिर वजीर आजम का और वजीर आला का इंतखाब हो जाता है, वो रुकता नहीं है। और वजीर आजम का और चीफ मिनिस्टर का इलेक्शन होने के बाद इलेक्शन कमीशन शेड्यूल जारी करता है उन नशिस्तों पर जो खाली होती है, चाहे वो किसी ने डेथ की वजह से हो या फिर ये कि वो कोई ज्यादा सीटें छोड़ी हो, तो बाद में होता है इलेक्शन। ये जो इलेक्शन कमीशन की मंतक है, सच्ची बात है, ये मेरी समझ से बाहर है, और इसमें प्रॉब्लम है। मैं आपको बताना चाहता हूँ क्या प्रॉब्लम हो सकते हैं। अगर ये नई रिवायत इलेक्शन कमीशन पैदा करना चाहता है कि पहले आपने जितनी सीटें हैं डायरेक्ट इलेक्शन वाली उनको पूरा करना है। अब ये 11 सीटें रह गई, 11 का ये शेड्यूल जारी करते हैं और लोग नॉमिनेशन फाइल करते हैं, और 1-1.5-2 महीने बाद की इलेक्शन की डेट आ जाती है। खुदा न करे इन्हीं नॉमिनेशन जो फाइल करते हैं लोग, उसमें से 2-4 रद्द कर जाते हैं, 2-4 हल्के खाली रह जाते हैं। फिर क्या करेंगे? फिर कहेंगे कि नहीं पहले ये 3 का कराओ, फिर चलेंगे। 235 का इलेक्शन हो गया है, 2 महीने आप टाइम देते हैं कि दूसरा इलेक्शन, अल्लाह ना करेंगे 235 जीते, इनमें से कोई किसी की डेथ हो जाती है, सीटें खाली हो जाती हैं, आप क्या करेंगे? फिर इंतजार करेंगे एक को पूरा करें। ये ऐसा साइकिल है जो रुकेगा नहीं, चलता रहेगा। तो जो कौमी असेंबली और सूबाई असेंबली की इलेक्शंस में होता रहा है, मेरी गुजारिश होगी कि इलेक्शन कमीशन उसी तरीके कार को फॉलो करे। ये नया तरीका अगर उन्होंने शुरू कर दिया है कि हमने पहले वो 246 पूरे करने, तो आगे चलकर जो आम इंतखाबात होंगे ये बहुत बड़ा मसला पैदा हो जाएगा। लोग चैलेंज करेंगे इसी बुनियाद पर। जो अगर वजीर आजम एक रोड से आगे पीछे हो रहा होगा, पहले इलेक्शन कराओ उसके, आपका सारा निजाम तहस हो जाएगा। तो ये नई नई किस्म के एडवेंचर में मुझे नहीं पता ये कहां से आइडियाज आ जाते हैं।
ये ना करें, इससे मसाइल पैदा होंगे। अभी जो इलेक्शन हो गए हैं उस इलेक्शन की बुनियाद पर इलेक्शन करवाएं रिजर्व सीट का, और जल्द से जल्द करवाएं। उसके बाद मेयर और जो चेयरमैन और वाइस चेयरमैन डिप्टी मेयर का इलेक्शन है उसका शेड्यूल तय कराएं, और ये जो खाली सीटें हैं उसको बाद में इलेक्शन करवाएं। अच्छा, ये बताइएगा कि बल्दियाती इलेक्शन के अंदर आपके रूल जो नए बनाए गए इसके अंदर ये सीक्रेट बैलेट होगा या शो हैंड होगा? शो हैंड। अच्छा सर, ये बस आखिर में वो जो रेड लाइन इमरान खान पीटीआई वालों की जो इमरान खान रेड लाइन है, आपने तो पहले ही रेड बसेस चला दिए, वो रेड लाइन और रेड बसेस में क्या फर्क है? भाई हमारी रेड लाइन जो है वो पाकिस्तान है, हमारी रेड लाइन पाकिस्तान के इदारे हैं, हमारी रेड लाइन पाकिस्तान की सालमियत है, और इमरान खान इन सबका दुश्मन है। अच्छा, एक सेकंड ये जरा कि मेयर का और जो टाउन चेयरमैन हैं इनका इलेक्शन शो ऑफ हैंड्स के जरिए होगा जी। भाई वो कल इमरान इस्माइल ने कहा कि इमरान खान हमारी रेड है, अगर ये जमान टाउन की तरफ बढ़े तो हम बिलावल हाउस जाएंगे और मॉडल टाउन जाएंगे। मैं उनसे गुजारिश ये करूंगा जमान टाउन का इंतजार न करें, वैसे बिलावल की तरफ गेट तो देंगे।